हमारा पहला ऑब्जेक्ट है लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो हमें यहाँ पर अभिक्रिया बतानी है कि लोहे में जंग लगना एक उपचयन अभिक्रिया है कि अपचयन है कि विस्थापन है कि वियोजन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोगों को हर एक ऑब्जेक्ट में लगभग 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, इस इतने में आप लोग सोच करके अपने दिमाग में आंसर तुरंत अपने आप को बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जल्दी से करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो यहाँ पर उदाहरण है ये हमारा उपचयन अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का? उपचयन। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में लोहे का उपचयन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि क्यों सड़ जाते हैं? तो ताप में परिवर्तन से, विकृत गंधता से, जंग लगने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधता से। अब यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है विकृत गंधता की परिभाषा। ठीक है, क्या बतानी है? परिभाषा। क्योंकि देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जो हमारे यहाँ पर ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि विकृत गंधता किसे कहते हैं। तो अब आपको अपने मन में इसका आंसर देना है, ताकि जो भी हम लोगों के सामने क्वेश्चन आए ना, उनका हम लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि विकृत गंधता क्या होती है। तो देखिए विकृत गंधता क्या होती है, आपने बता दिया ना। हाँ बिल्कुल वही होती है कि जब कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वे सड़ जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, और इसको ही विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अब विकृत घनता को कम करने के उपाय भी आप लोग इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रोकते हैं? तो चिप्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिससे चिप्स खराब चिप्स के पैकेट हैं या कुरकुरे हैं वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा। तो जल का विद्युत अपघटन अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमें मोल अनुपात बताना है। तो मोल अनुपात होगा 2.1। ठीक है, क्या होगा? 2.1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने वाली क्षमता कहलाती है। बताइए जरा। तन्यता कहलाती है कि आघात वर्ध्यता कहलाती है कि चालकता कहलाती है कि हमारी ध्वनिक कहलाती है? तो हमें यहाँ पर धातुओं को किस क्रम में खींचना है? उनको खींचना है पतले तार में। पतले तार मतलब तान तान के खींचते हैं ना, तो वो कहलाती है हमारी तन्यता। तो धातुओं को पतले तार में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं, और उन्हें चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा आपका जो मोबाइल है ना, जो फ्लैट बिल्कुल चादर के जैसा, ठीक, एक टीन के जैसा, चादर के जैसा। तो धातुओं को हम पीट पीट करके चादर बना सकते हैं। धातुओं के इस गुण को आघात बाध्यता कहते हैं, और इनमें करंट आता है। ये ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, उनके इस गुण को चालकता कहते हैं। ध्वनिक यानी कि धातुओं को पीटने पर या ठोकर मारने पर ये आवाज उत्पन्न करती हैं, और वस्तुओं के इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले का राइट आंसर ये तन्यता हो जाएगा। बाकी ये मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो ऐसे ही हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर अगला है हमारा 5वां। क्षारीय धातु है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्षारीय धातु कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर क्षारीय धातु है हमारी कौन सी? सोडियम। कौन सी धातु है हमारी? सोडियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये चांदी हमारी क्षारीय धातु नहीं है। हमारी क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो हमें ये बताना है कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अब आप लोग यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा भी बता सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग सोचिए जरा मन में। तो ऐसी कौन सी धातु है? तो वो है हमारी एल्यूमिनियम, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर, ये 6वें के बाद ये हमारा 7वां होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु पारद अवयव होता है? तो हमें बताना है कि कौन सी मिश्र धातु पारद अवयव होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अमलगम। क्या हो जाएगा? अमलगम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमलगम। ठीक, ये पीतल, कॉपर या स्टील नहीं है। अगला देखिए, ये हमारा 7 में, यानी कि ये नंबर के थ्रू 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? यानी कि ऐसा कौन है जिसमें यहाँ पर जो लवण है, जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए।
क्रिस्टलन युक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने का सोडा। क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। इस नीला तोता और ये धावन सोडा और जिप्सम, इन सब में क्रिस्टलन जल होता है, जबकि खाने के सोडा में यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर थोड़े डिस्टर्ब हो गए, लेकिन फ्री में हम लोग नंबर अपने अनुसार लेते चलेंगे। ठीक, हाँ। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक कम है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर कम क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अगला। तो अगला है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? यहाँ पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला यहाँ पर कौन सा आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 11वां। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आई है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तभी जो हमारे घर में जो डेगची होती है, जो तबेले होते हैं, वो अंदर से काले हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ईंधन है, वो लकड़ी पूरी तरह से नहीं जलती है। जैसे आप लोग अपने गैस पर रखते हैं तो हमारे बर्तन है वो काले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो गैस होती है एलपीजी, वो पूरी तरह से जलती है, यानी कि ईंधन है वो पूरा जल रहा है, इसलिए काला नहीं करता है बर्तन। लेकिन जो हमारी लकड़ी है वो पूरी नहीं जलती है, इसलिए जो हमारा बर्तन है वो काला हो जाता है। ठीक है, अंदर से। अगला, यानी कि उसकी तली में। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये ऐसे लिखा है Na2CO3, Na2CO3 यौगिक का उपयोग किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं तो वो कौन सी है? तो सभी को पता है कि वो धातु सोडियम है। और कौन सी है? तो सोडियम के अलावा आप लोगों को बताना है कि और कौन सी धातु है। ठीक है, जिसको हम लोग किससे काट सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर तो सोडियम है। एक धातु और है, उसका आप लोग आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप लोग अपने मन से यहाँ पर आंसर जल्दी से बताते जाइए कि इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन, अपशोषण। तो इस श्वसन की प्रक्रिया जो हमारी होती है वो होती है भाई साहब अपचयन। क्या होती है यहाँ पर? अपचयन। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है हमारी यहाँ पर? अपचयन। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं कि और आगे हमारे कौन सा ऑब्जेक्ट है। अरे भाई कहाँ चला गया पेन? अच्छा यही तो है। तो हाँ, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? ठीक है, तो कौन सा जो भाग है वो पित्त रस प्राप्त करता है और किससे? यकृत से। तो यकृत से निकलने वाला रस कौन सा है? पित्त रस। अब इसको प्राप्त कौन करता है? ठीक है, कौन सा भाग प्राप्त करता है? निकलता तो यकृत से है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? तो वो पहुंचता है हमारे क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में। कहाँ पर पहुंचता है? हमारे क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है तो कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, डीएनए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह कहाँ पर होती है? तो यह अभिक्रिया होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है CO2 का
रासायनिक पदार्थों का, जल का, भोजन का। तो फ्लोएम द्वारा हमारा यहाँ पर परिवहन होता है किसका? CO2 का। ठीक है, CO2 का यहाँ पर क्या होता है? फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, किसका होता है? CO2 का। चलिए देखते हैं आगे, और आगे हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका या प्रतिवर्ती तंत्रिका कोशिका। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर यहाँ पर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, तो किसमें होते हैं भैया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में, यानी कि डीएनए में। किसमें होते हैं? डीएनए में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 22वां। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन के वहन के लिए, या भोजन के, या जल के, या अम्ल के। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? जल के वहन के लिए। ध्यान रखिए, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो अगला है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस द्वारा, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, या उपयुक्त सभी में। तो हाइड्रा में तो मुकुलन द्वारा होता है, प्लेनेरिया में भी और किसी द्वारा होता है, तो अब बीजाणु द्वारा होगा किसमें? राइजोपस में। किसमें होता है? राइजोपस द्वारा। ठीक है, अगला। तो अगला क्वेश्चन है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? यानी कि हमें कैसे, हमारे मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें भूख लग आई है? तो अग्र मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, या मेरुरज्जु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अग्र मस्तिष्क में। किसमें हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, या परागकण। तो पराग कोश में होते हैं परागकण। सिंपल है, पराग कोश सो परागकण। ठीक है, पराग कोश सो परागकण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय बिल्कुल है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनियां, डिंब वाहिनियां तो है। ये शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि शुक्राणु को चलाती है और शुक्राणु तो नर में पाए जाते हैं। तो ये किसका भाग है? नर जनन तंत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आ जाता है, इसके लिए मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना हमारे मुंह में, और वमन यानी कि जी उल्टी उल्टी होना। ठीक है, ये मस्तिष्क के किस भाग में होती हैं? तो ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होती हैं। किस में होती हैं? मेडुला में, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्याप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनको बोलते हैं प्रभावी जीन। क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन। अगला, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो रॉबर्टसन ने, केरोलस लीनियस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या अरस्तू ने। तो यहाँ पर किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो यहाँ पर किसने नियम प्रतिपादित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही यहाँ पर हम लोग आनुवांशिकी का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक किसको यहाँ पर बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अगला। तो यहाँ पर है, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो एक्स बाई, डबल एक्स, या एक्स बाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाई। वाई होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तभी यहाँ पर
जो लिंग है वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? सेम का, मटर का, चना का या गेहूं का? तो राइट आंसर आपको पता है कि उन्होंने मटर का लिया। तो अब आपको बताना है कि क्यों लिया। ठीक है, मटर का ही पौधा उन्होंने यहाँ पर क्यों लिया? ठीक है, एक कारण तो मैं बता देता हूँ, सबसे सरल, क्योंकि ये आसानी से उग जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। अब आप लोग यहाँ पर दूसरा बताइए, आसानी से उग जाता है, अच्छा पौधा है। आप लोग यहाँ पर दूसरा मुझे बताइए कि मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोचिए जरा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर होती है +1 सेंटीमीटर, -1 या 2 या अनंत? तो समतल दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ बनेगा? ठीक है, जरा आप लोग जरा ध्यान से बताइए कि उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हमें उसको कहाँ पर बनाना पड़ेगा? वक्रता केंद्र पर बनाना पड़ेगा। यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है, दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा हमारा वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन तो है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोगों को पता ही है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि क्यों हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला कारण मैं बता देता हूँ, ये किसी भी वस्तु का छोटा और यहाँ पर छोटा और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें बड़ी वस्तु है वो छोटी सी दिखाई दे जाती है। अब यहाँ पर दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे कि क्यों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल का बना सकते हैं, कांच का, प्लास्टिक का, यहाँ पर मिट्टी का हम लोग लेंस नहीं बना सकते। ठीक है, अगला, किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए उत्तल लेंस में, तो बिंब यानी कि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें? तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में से एक आप लोगों को आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहाँ पर रखें? अनंत पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के प्रकाश से केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। ठीक है, अगला, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, ये सभी को पता है। अगला, विद्युत धारा मापन वाला यंत्र है, तो यहाँ पर विद्युत धारा मापते हैं हम लोग एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत धारा मापी जो है वो क्या है? हमारा एमीटर। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, तो ये तो रेड ही है तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ व्हाइट। हाँ, यदि विभवांतर को वोल्ट में, ठीक है, विभवांतर को वोल्ट में माप लिया, धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा। तो यहाँ पर सब शक्ति का मात्रक होगा वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होगा? वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा का रासायनिक या तापीय या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? चालक तार में हम लोग धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा का मान भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, अगला,
समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। तो समान है तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। समान है तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो आप लोगों को बताना है यदि वो असमान ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा, यानी कि आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक है। अगला, तो अगला यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसके लिए मैं इसी को ले लेता। ठीक है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं बंद वक्र, खुला वक्र या बंद वृत्त या आवा दोनों। तो वो बनाती हैं बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। कैसे पता, ये एक मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, चुंबक। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये एस। तो एन से निकल के एस में समाप्त होती हैं और इसके अंदर भी जाती हैं। तो ये ऐसा एक बंद वक्र यहाँ पर बनाती हैं। ठीक है। एक और यहां से निकाल देता हूँ, ये कैसा वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। अगला क्वेश्चन, बैंड विक्षेपण होता है दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से या गुटकी से। तो वो होता है किससे, यहाँ पर प्रिज्म से। ठीक है, एक प्रिज्म होता है ना ऐसा, इस पे एक प्रकाश की किरण डालो तो यहाँ पर हमारे पास में 7 कलर हैं वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। ठीक, कितने कलर दिखाई देने लगते हैं यहाँ पर हमारे, 7 कलर। ठीक, ये एक ही कलर है। हाँ, तो ये घटना, ये जो चीज है ना, ये हमारा क्या है, प्रिज्म। तो बैंड विक्षेपण होता है, ठीक है, किससे, प्रिज्म से। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि, ये तो आप लोगों को रटा ही है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सेंटीमीटर में मत बिलर जाना, वरना कोई यहाँ पर मिलीमीटर लिख दे या फिर मीटर लिख दे तो आप लोग 25 देख के उसी को लगा दो। ध्यान रखना, सेंटीमीटर देखना है। अगला, दो दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, दूर छोटा नाम है तो उत्तल लेंस, और यदि अवतल लेंस है तो निकट। निकट तो दूर से बड़ा नाम है ना, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या है, ओम, वोल्ट, कूलम या एम्पियर। तो यहाँ पर मैं बताना है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, तो वो है कूलम, और इसका संकेत होता है सी। अब आपको अगला ऑब्जेक्ट बताना है कि ओम है वो किसका मात्रक है। ठीक है, ओम है वो किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा हमारा है प्रतिरोध का। चलिए, वोल्ट बताइए ये किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा हमारे विभव या विभवांतर का। ठीक है, विभव कह दें या विभवांतर, ध्यान रखिए एक ही बात है। अब एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा आई का। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं और ओम को हम लोग ऐसा ओम बना देते हैं। ठीक है, ऐसा ये करते, ऐसा ये हम लोग ओम बना देते हैं, और वोल्ट को तो भी से ही दर्शा देते हैं और विभव को भी से ही यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखिए, आवेश, आवेश का सही मात्रा कूलम, इसको सी से दर्शाते हैं। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं और विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। तो इतने सारे और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अब अगला यहाँ पर तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने कर तो लिए ही है। ठीक है, हाँ, आप लोग समझ तो गए ही है। ठीक है। अगला, पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए जरा, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी की ऊपरी मुखी। तो मान लीजिए कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा। अब यदि हम इसमें एक कण को फेंके, मान लीजिए एक कण है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब इसमें यदि हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएं तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारे कण की दिशा हो गई। तो इसमें ऊपर की ओर हमारा हाथ, अंगूठा इस साइड में होगा, उंगलियां इस साइड में होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी हमारी उंगलियां। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा कर्ण, ये हमारा कण है, अंगूठा। तो हथेली हमारी ऊपर की तरफ होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ऊपरी मुखी होगी। ये हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 48 क्या, मैंने आप लोगों को चार तो इन्हीं के बना करके यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी, और नंबर भी हमारे डिस्टर्ब थे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने 50 प्लस ऑब्जेक्ट बता दिए हैं,
और मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जितने जिनमें से विकल्प चुन करके लिखना है, इनमें से 6 जो आपके हैं वो इन्हीं में से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और इनके अलावा मैं और भी इनके लाऊंगा, जब मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना, और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा, चारों के चारों सेट सॉल्व करवाऊंगा, तो उनमें भी ये 6-6 होंगे, यानी कि अभी लगभग 30-40 विकल्प और आएंगे, ठीक है। विकल्प विकल्प कर रहे हैं बात, तो फिर आप लोगों के 6 में से 6 कोई नहीं यहाँ पर खाने वाला, ठीक है। और भी ऐसे में मैं भी बताते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज हम लोगों ने विकल्प वाला टॉपिक देख लिया। अब अगला जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग खाली स्थान देखेंगे, फिर हम लोग सत्य सत्य देखेंगे, सही जोड़ियां देखेंगे, फिर एक वाक्य वाले उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये कर ली है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए और खुश रहिए।